हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड। तो जैसा कि आपको पता है, अब तो पिछले कई मंथ से ऑलमोस्ट 2 ईयर से हम लोग लगातार कंडक्ट कर रहे हैं लर्न बाय मैप्स फॉर यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस एग्जाम्स। आज हम इसका सेट 34 कंडक्ट करेंगे। फर्स्ट से लेके 33 सेट्स आपको ऑलरेडी चैनल में प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएंगे। पूरे वीक में जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज आ रही है करंट अफेयर्स की, उससे जुड़े हुए करंट मैप्स और उसी से जुड़ा हुआ जो स्टैटिक पार्ट है उसके मैप्स को एक क्लास में मैं कवर करता हूं और सारे इंपॉर्टेंट मैप्स को हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो आपको जो एग्जामिनेशन में मैप बेस्ड क्वेश्चन फेस करने होते हैं वहां पर आपको काफी हेल्प देखने को मिलेगी। ठीक है, ठीक है, शुरू करते हैं। चलते हैं आज के हमारे पहले मैप पे। तो तेलंगाना, द यंगेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया 2014 में आंध्रा से अलग होकर बनाया गया था। तेलंगाना का कहना है कि हम तेलंगाना एक $3 ट्रिलियन की इकॉनमी बनना चाहता है 2047, जब तक इंडिया की इंडिपेंडेंस को 100 ईयर्स पूरे होंगे। ठीक है, इस टाइम पे इंडिया की इकॉनमी का साइज है नॉमिनल जीडीपी। इस मैप को ठीक कर देते हैं पूरा। ठीक, इस टाइम पे इंडिया की नॉमिनल जीडीपी का साइज है $4.2 ट्रिलियन। यह है इंडिया की नॉमिनल जीडीपी। ठीक है, तेलंगाना अकेला ही 3 ट्रिलियन बनना चाहता है, पर उसमें भी टाइम है काफी। तब तक इंडिया भी शायद, जब तक तेलंगाना ये अचीव करना चाहता है, हम तब तक 2047, अभी 2027 में भी टाइम है, तो मतलब 20-22 साल हम तब तक होंगे। कुछ एस्टिमेट्स के हिसाब से आराम से 15 से 18 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी तो इंडिया होना चाहिए तब तक। ठीक है, अभी यूएस सबसे स्ट्रांग है, 30 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी। चाइना है 19 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी। तो हम तब तक 15 से 18 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचना चाहिए इंडिया को। ठीक है, अगले 22 सालों में। ठीक है, अभी तो ये गेम देखो, तेलंगाना तो फ्यूचर की बात कर रहा है। अभी तो ये गेम है कि इंडिया की पहली स्टेट जो 1 ट्रिलियन डॉलर इकॉनमी बन के दिखाए। महाराष्ट्र और यूपी और गुजरात के बीच में कंपटीशन है, तमिलनाडु भी इस गेम में, पर सबसे आगे महाराष्ट्र और यूपी, और महाराष्ट्र के चांसेस सबसे ज्यादा। होता कितना है 1 ट्रिलियन डॉलर इकॉनमी बनना, अगर एक स्टेट को अकेले बनना है। ऑलमोस्ट 86 लाख करोड़ रुपीस की इकॉनमी सिर्फ एक स्टेट जनरेट करे तो वो बनेगी 1 ट्रिलियन डॉलर इकॉनमी। अभी उसमें टाइम। ठीक है, पर हाँ, ये चीज हो जाएगी अगले 1-2-3 सालों में। इन दोनों में से कोई एक स्टेट 1 ट्रिलियन डॉलर इकॉनमी क्रिएट करके दिखाए। ठीक है, रिसेंटली यूक्रेन बहुत न्यूज में था, काफी डेयरिंग अटैक किया यूक्रेन ने रशिया पे। इस ऑपरेशन का, इस मिशन का नाम था ऑपरेशन स्पाइडरवेब। बहुत टेक्निकली यूक्रेन ने क्या किया, यूक्रेन ने इस तरह से बड़े बड़े ट्रक्स के पीछे कंटेनर लोड किए। अब कंटेनर के अंदर जाके आपको समझ नहीं लगेगा, पर कंटेनर की रूफ और कंटेनर का जो ऊपर का पार्ट था उसके बीच में थोड़ा गैप बनाकर बहुत सारे ड्रोन्स प्लेस कर दिए गए। इन कंटेनर्स को रशिया के अलग अलग शहरों में ट्रकों पे लोड करके भेजा गया। ऐसे एरियाज में भेजा गया जहां पर उनके बड़े बड़े एयरफोर्स स्टेशन है। वहां पर इन ट्रक्स को पार्क किया गया एयरफोर्स स्टेशन के पास। फिर ये जो ट्रक्स हैं, इनके ऊपर की जो रूफ है इस तरह से साइड में आती है और ड्रोन्स फ्लाई करना शुरू करते हैं। कोई बहुत बड़े ड्रोन्स नहीं है, नॉर्मल से ड्रोन जो इंडिया में भी यूट्यूब वीडियोस के लिए या वेडिंग वीडियोस के लिए यूज करते हैं, वैसे ही ड्रोन है। ठीक है, इन ड्रोन्स को यूज किया गया और रशिया के बहुत सारे एयरफोर्स स्टेशन पे उनके क्रिटिकल बड़े, उनके लॉन्ग रेंज डिलीवरी एयरक्राफ्ट, जो अब तक की रशिया यूक्रेन वॉर में दूर दूर तक मिसाइल्स लॉन्च कर रहे थे, बॉम्ब्स गिरा रहे थे, उनके बॉम्बिंग एयरक्राफ्ट, बड़े बड़े एयरक्राफ्ट को यूक्रेन ने बहुत इजीली पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर लिया। जैसे ये ड्रोन की व्यू से आप देख रहे हो कि ड्रोन को यहां जाके गिरना है, इस एरिया के नीचे फ्यूल टैंक है, तो पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा एयरक्राफ्ट। इतना डिस्ट्रॉय हो जाएगा कि उसके बाद वो वॉर में पार्टिसिपेट ही ना कर सके। तो ऑपरेशन स्पाइडर वेब बहुत ही सक्सेसफुल ऑपरेशन था यूक्रेन के लिए। कुछ जगहों पे जो रेलवे ट्रैक्स है वो भी डिस्ट्रॉय हुए, तो पूरी की पूरी ट्रेन ही डीरेल होगी। तो अब तक हम कह सकते हैं रशिया यूक्रेन वॉर में रशिया ने, मतलब यूक्रेन ने अब तक रशिया पे जो सबसे बड़ा अटैक किया वो था ऑपरेशन स्पाइडर वेब। ठीक है, इसके बाद एक और न्यूज भी आई, अगर आपको ना पता हो, इस मैप में भी मैं आपको दिखा सकता हूं।
अगर हम थोड़ा सा देख पाए, कहां पर है यूक्रेन, ये रहा यूक्रेन। तो रशिया ने जब 2014 में यूक्रेन पे अटैक किया था, तो उस टाइम पे रशिया ने यूक्रेन का ये वाला पार्ट, कुछ ये वाला पार्ट कब्जा लिया था। इसका नाम है क्राइमिया। और रशिया ने क्राइमिया को अपने आप से जोड़ने के लिए यहां पर एक ब्रिज बनाया था, उसका नाम था कर्च ब्रिज। रिसेंटली यूक्रेन ने इस ब्रिज को भी टारगेट किया। तो मतलब एक वीक में यूक्रेन ने वॉर का पूरा ऑब्जेक्टिव ही बदल दिया, पूरी गेम ही बदल दी। जो लग रहा था कि यूक्रेन तो बेचारा सब सीज फायर कर देगा, बिल्कुल अपनी इमेज बदल के दिखाई यूक्रेन। ठीक है, आगे चलते हैं। एक ऐसा आइलैंड जो बहुत डिस्प्यूट में रहा है बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका, कच्चातीबू। रिसेंटली न्यूज क्या आती है कि कुछ फिशरमैन को प्रॉब्लम आती है, इंडियन फिशरमैन को, तमिल फिशरमैन को प्रॉब्लम आती है इस एरिया में। ये जो आइलैंड है ना, कच्चातीबू आइलैंड, ये हमेशा से मछुआरों के द्वारा यूज किया जाता था, दोनों कंट्री इंडिया और श्रीलंका। कॉलोनियल टाइम से मैं आपको बता रहा हूं, तब भी यूज किया जाता था। 1970s में क्या होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस कच्चातीबू आइलैंड का जो कंट्रोल है, जो अथॉरिटी है, वो श्रीलंकन गवर्नमेंट को देती है। इंदिरा गांधी जी की सरकार थी, और तब से यहां फिशरमैन को बहुत प्रॉब्लम आती है। सबसे ज्यादा इस बात से नाराज है तमिलनाडु स्टेट, क्योंकि वैसे भी तमिलनाडु को श्रीलंका पसंद नहीं है। श्रीलंका की जो सिविल वॉर हुई थी ना, उसमें मेजॉरिटी सिन्हालास ने माइनॉरिटी तमिल्स को टारगेट किया था, जो तमिलनाडु को बिल्कुल पसंद नहीं आया था। तो कच्चातीबू का डिस्प्यूट बार बार न्यूज में आता है। सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है कि हम अब क्या कर सकते हैं, पुरानी जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी वो ये आइलैंड शिफ्ट कर चुके हैं, ट्रांसफर कर चुके हैं, अब हम यहाँ कर भी क्या सकते हैं, जो कि कहीं ना कहीं उनकी बात सही है। इंडिया के सीडीएस और उनकी कुछ स्टेटमेंट्स रिसेंटली बहुत न्यूज में थी, पर कुछ ऐसी स्टेटमेंट थी जिसपे किसी ने बात ही नहीं करी। जैसे उन्होंने बोला कि हमने 300 किलोमीटर इंटीरियर में जाके पाकिस्तान के एयरफोर्स स्टेशन को टारगेट किया। कहीं ना कहीं उनकी जो स्टेटमेंट थी ना, उसके कुछ मतलब थे, मैं आपको बताता हूं। जैसे जब उन्होंने बोला कि हाँ इनिशियली हमें कुछ प्रॉब्लम्स आई, तो हुआ ये होगा कि शुरू में जो इंडियन एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट थे वो बहुत ही नजदीक चले होंगे इंटरनेशनल बॉर्डर के, और पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम्स एक्टिव हो गए। उसके बाद हमारे फाइटर एयरक्राफ्ट थोड़ा सा पीछे रहकर बॉम्बिंग कर रहे थे, इतनी दूर कि पाकिस्तान के इंटीरियर में 300 किलोमीटर तक भी जो एयरफोर्स स्टेशन थे, हमने उनको टारगेट किया इन ऑपरेशन सिंधु। ठीक है, तो ये मैप दिखाता है वो 9 लोकेशंस। अब बहुत सारे लोगों को लग रहा है सारी की सारी लोकेशन क्या है, तो सिर्फ पीओके में, ऐसी बात नहीं है। ये मेनलैंड पाकिस्तान में भी है, बहावलपुर, मुरीद के इन लोकेशंस पे भी इंडिया ने टारगेट किया अंडर ऑपरेशन सिंदूर। ठीक है, आगे चलते। जब से बांग्लादेश में गवर्नमेंट चेंज हुई है, शेख हसीना को कंट्री से निकाल दिया गया है, तब से लगातार एंटी इंडिया स्टेटमेंट्स बहुत ही नॉर्मल हो चुकी हैं। मोहम्मद यूनिस के द्वारा इंडिया के नॉर्थ ईस्ट के बारे में बोलना, उनके किसी पॉलिटिशियन के द्वारा, किसी यूथ लीडर के बारे बार बार बात करना, हमारे चिकन नेक के बारे में। वैसे तो चिकन नेक इतना अच्छा वर्ड नहीं होता, पर चलो समझाने के लिए अगर हम इस वर्ड को यूज करें, तो चिकन नेक होता है पतला सा संकरा सा रास्ता, इसको बोलते हैं इंडिया का चिकन नेक। तो बार बार हमारे चिकन नेक को टारगेट करना कि हम ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, बांग्लादेश, पाकिस्तान, चाइना मिलकर ये कर सकता है। तो रिसेंटली असम के सीएम ने एक रिप्लाई दिया कि भाई अगर हमारी कंट्री में एक चिकन नेक है, तो तुम्हारी कंट्री में 2 चिकन नेक है, तुम इनके बारे में सोचो। अगर यहां पर हमने तुम्हें टारगेट किया, तो क्या तुम ये एरिया और ये एरिया अपना बचा पाओगे? तो चिकन नेक होता है असल में ऐसा पतला सा संकरा सा रास्ता, जिससे आप देखो हमारा पूरा नॉर्थ ईस्ट खुल जाता है। और ऐसे चिकन नेक्स दुनिया में बहुत सारी कंट्रीज में, चिकन नेक या बॉटल नेक्स बहुत सारी कंट्रीज में। ठीक है, आई होप आप इस न्यूज को समझ पाए। लगातार डिस्कस किया जाता है आर्मी, एयरफोर्स, नेवी की कमांड्स को। अभी सीडीएस आर्मी की कमांड्स का रिव्यू कर रहे हैं। हमारी कंट्री में आर्मी की 7 कमांड्स है लोकेशन के हिसाब से। वैसे तो ये आर्मी की कमांड्स अलग, एयरफोर्स की अलग, नेवी की अलग, ये कंसेप्ट ही गलत है। तीनों की कमांड्स मिक्स होनी चाहिए। लोकेशन ऐसा होना चाहिए, जम्मू एंड कश्मीर कमांड, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी तीनों उसमें है। साउथ इंडिया कमांड, नॉर्थ ईस्ट कमांड, ऐसे होना चाहिए। ठीक है, तो चलो अभी जो सिस्टम है, तो इंडियन आर्मी के 7 कमांड्स है। नॉर्दर्न कमांड हेडक्वार्टर्स उधमपुर, वेस्टर्न कमांड हेडक्वार्टर्स चंदी मंदिर, ट्रेनिंग कमांड हेडक्वार्टर्स शिमला, सेंट्रल कमांड हेडक्वार्टर्स लखनऊ, साउथ वेस्टर्न कमांड हेडक्वार्टर्स जयपुर, सदर्न कमांड हेडक्वार्टर्स पुणे, ईस्टर्न कमांड हेडक्वार्टर्स कोलकाता। टोटल 7 कमांड्स विद ऑल दी कमांड हेडक्वार्टर्स।
6 साल के बाद ऐसा G7 समिट होगा जिसमें इंडिया पार्टिसिपेट नहीं करेगा। अब आप देखो न्यूज चैनल्स और सोशल मीडिया पे दोनों तरह की बातें हैं। इंडिया को इनवाइट नहीं किया गया, या इंडिया इसलिए नहीं जाना चाहता क्योंकि कनाडा के साथ रिलेशन अच्छे नहीं है। कनाडा इस बार का G7 होस्ट करे। ऑफ कोर्स कनाडा के साथ हमारे रिलेशन बहुत अच्छे नहीं है, ठीक है। तो वैसे इंडिया G7 का पार्ट नहीं है, पर इंडिया को हर साल इन्वाइट किया जाता था, क्योंकि अगर देखें G7 का मतलब दुनिया की 7 सबसे बड़ी इकोनॉमीज। कब? 1975 में, तब बना था G7। आज अगर दुनिया की 7 सबसे बड़ी इकोनॉमीज देखो तो G7 की बहुत सारी कंट्रीज तो बाहर ही आ जाए, और इंडिया आज दुनिया की 4th सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी है। तो इंडिया G7 का पार्ट नहीं था, फिर भी इंडिया को इन्वाइट किया जाता था क्योंकि अपने आप में इकोनॉमी बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। पर इस बार कनाडा होस्ट कर रहा है G7 समिट को। 1975 में दुनिया की 7 सबसे बड़ी इकोनॉमीज, जर्मनी, यूके, फ्रांस, कनाडा, यूएस, इटली, जापान। थोड़ी देर के लिए इन्होंने बीच में G8 भी बनाया था, रशिया को इंक्लूड करके, बाद में खत्म कर दिया। फिर 1999 में G7 ने ही बनाया G20। उसमें रशिया, तुर्की, EU, अर्जेंटीना, ब्राजील, साउथ कोरिया, मेक्सिको, चाइना, इंडोनेशिया, सऊदी, साउथ अफ्रीका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इन सबको इंक्लूड कर लिया गया, ठीक है। इस बार के G7 समिट में इंडियन प्राइम मिनिस्टर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। इसके साथ जितने भी इंपॉर्टेंट मैप्स इस पूरे वीक में, सेट 33 से लेकर आज सेट 34 के बीच में जितने इंपॉर्टेंट मैप्स आए मैंने आपको सारे दिखाए, हमने सारे डिस्कस किए। मिलेंगे ऐसी अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू। नेक्स्ट वीक मिलेंगे सेट 35 में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ वेरी सक्सेसफुल डे। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू।